अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग चैप्टर नंबर 10 की न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो चलें इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जो कि हैं एग्जाम्पल नंबर 10.1 एंड एग्जाम्पल नंबर 10.2। तो चलें वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी पहली एग्जाम्पल की तरफ, चैप्टर नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10.1। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, अ माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 10 मिलीमीटर ऑफ फोकल लेंथ। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव है जिसकी फोकल लेंथ 10 मिलीमीटर है एंड एन आई पीस ऑफ 25.0 मिलीमीटर ऑफ focal length. What is the distance between the lenses and its magnification? If the object is in sharp focus when it is 10.5 millimeter from the objective. So बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इस रिस्पेक्ट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम माइक्रोस्कोप को बहुत अच्छे से एक दफ़ा फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के दौरान। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो डाटा यहाँ पे हमें दिया गया है, हम उस डाटा को यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डाटा की हेडिंग के अंदर। जो डाटा स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें बताई गई है, अ माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 10 मिलीमीटर ऑफ फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बता दी गई है और हमें पता है कि फोकल लेंथ को स्मॉल एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और सबस्क्रिप्ट में हमने ओ लिख दिया जो कि बता रहा है ये ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हमें बताई गई है 10 मिलीमीटर। ये स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसी तरह आगे बताया गया है एंड एन आई पीस ऑफ 25.0 मिलीमीटर ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमें आई पीस की भी बता दी गई है जो कि हमारे पास है 25 मिलीमीटर। तो दोनों फोकल लेंथ्स लिख दी। उसके बाद क्या बताया गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन इफ द ऑब्जेक्ट इज इन शार्प फोकस व्हेन इट इज 10.5 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। हमारे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव के साथ जो फासला है वो बता दिया गया। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे p के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो p हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे है, आई पी से या ऑब्जेक्टिव से, ये भी देखना जरूरी है। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन शार्प फोकस व्हेन इट इज 10.5 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव से इतने फासले पे, इसलिए हम इसके साथ यहाँ पे p ओ लगा देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव से फासला बताया गया है और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 10.5 मिलीमीटर। ये डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स हमारे पास इस केस में। तो स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि क्या चीजें हमसे पूछी गई हैं। वो हम यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड, जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और जो स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो दो चीजें हैं जो हमसे यहाँ पे पूछी गई हैं। अगर एक देखें तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, एक चीज जो हमें बतानी है वो लेंसेज के दरमियान फासला बताना है और लेंसेज के दरमियान जो फासला होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल के साथ, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। और दूसरी चीज जो पूछी जा रही है वो है एंड इट्स मैग्निफिकेशन। और स्टूडेंट्स दूसरी चीज हमें बतानी है मैग्निफिकेशन, जिसे कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो चीजें स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसको अच्छे से हम उस वक्त समझ सकते हैं जब हम इसकी डायग्राम को अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले चलते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा और हम इसे अच्छे से सीख भी सकेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वो लाइन है जिसके ऊपर हमारे सारे लेंसेज पड़े हुए होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक लेंस बनाते हैं कुछ इस तरह से करके। ये जो लेंस आपके सामने बनाया जा रहा है ये आप समझें कि ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस है। हमें पता है ऑब्जेक्टिव लेंस उसे कहते हैं जो ऑब्जेक्ट के ज़्यादा करीब होता है। और लेट्स सपोज इस ऑब्जेक्टिव लेंथ की जो फोकल लेंथ है वो यहाँ तक है। दोनों साइड्स पे हम लोग इसकी फोकल लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे इस ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और फोकल लेंथ को हमें पता है एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव की है तो हमने इसे एफ ओ के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो फोकल लेंथ से कुछ फासले पे पड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे
मैंने आपके सामने एक ऑब्जेक्ट एरो की फॉर्म में बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर इस लेंस के थ्रू देखें, जिसे हमने ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम दिया है, तो इसका इमेज बनेगा। इमेज बनाने का तरीका हम लोगों ने बारहा सीखा है। क्या है कि हम दो रेज ऑफ लाइट को यूज करते हुए इमेज बना सकते हैं। लेट्स सपोज एक रे ऑफ लाइट लेते हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है और आपके लेंस के सेंटर तक जाती है, और फिर वहां से ये पास करेगी और हमारा लेंस इसे डाइवर्ट कर देगा टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, जैसे कि यहाँ पे चली गई। और फिर हम एक और रे लेते हैं जो रे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है और पास करने के बाद आगे की तरफ जाती है, और जिस जगह पे ये हमारे पहले वाली रे से मिलती है उस जगह पे हमारे पास इमेज बन जाता है। अब इस केस में जो इमेज हमारे पास बनेगा वो यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में हमारे पास इमेज बन जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस ने हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अगर हम इसे लेबल करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से इसे लेबल कर सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था लेंस के साथ। तो ऑब्जेक्ट का जो लेंस से डिस्टेंस होता है उसे हम लोग P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए इस डिस्टेंस को PO कह देते हैं। और फिर ये हमारा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा इमेज का डिस्टेंस है। तो जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसे Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे साथ में मैंने Q0 लिख दिया ताकि हमें पता चले कि ये जो इमेज बन रहा है ये हमारा ऑब्जेक्टिव बना रहा है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक और लेंस लेते हैं। माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप दो लेंसेज से मिलकर बनी होती है। अब जो दूसरा लेंस हम लेते हैं वो लेंस यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, और आप देखिएगा ये जो लेंस अब हमने ड्रॉ किया है इस लेंस का साइज हमारे पहले वाले लेंस के साइज से बड़ा है। और ये वाला जो लेंस है हमारे पास, इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते होते हैं आई पीस का, क्योंकि ये हमारे आंख के ज्यादा करीब है। अब अगर इस लेंस की बात करें तो ये लेंस की क्योंकि साइज भी बड़ा है, डायमीटर भी बड़ा है और इसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा है। लेट्स सपोज इसकी जो फोकल लेंथ है स्टूडेंट्स वो यहाँ तक है। इसके दोनों एंड्स पे हम इसकी ये फोकल लेंथ इस तरह से करके ड्रॉ कर देते हैं। ये FE ये ऑब्जेक्टिव ये आई पीस की फोकल लेंथ है। अब स्टूडेंट्स, अब ये जो इमेज हमारे पास यहाँ पे बना था ये इमेज हमारे इस वाले लेंस के लिए जिसे हमने आई पीस का नाम दिया है, इस वाले लेंस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। यानी अब ये हमारे ऑब्जेक्टिव का तो इमेज है लेकिन आई पीस के लिए ये इमेज नहीं है बल्कि आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का अगर हमारे पास इमेज बनाए ये वाला आई पीस, तो इमेज तो बिल्कुल उसी तरह से बनता है जैसे पहले हमने देखा कि हम दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेते हैं, यानी यहां से हमने एक रे ऑफ लाइट ली जो पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और बिल्कुल इस लेंस के सेंटर तक जाएगी और फिर ये लेंस इसे फोकस कर देगा टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। और इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा हुआ है कि हम ये रे ऑफ लाइट कंसीडर कर लेते हैं। अब ये जो रे ऑफ लाइट हमें नजर आ रही है ये एक रे और दूसरी रे जो हम लेते होते हैं वो हमारे पास करती होती है हमारे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से, कुछ इस तरह से ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी और आगे की तरफ चली जाएगी। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों रेज को देखें तो हमें पता है इमेज तो हमारा उस जगह पे बनना है जहां पे ये दोनों रेज एक दूसरे से मिल रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, लेकिन हम देखते हैं ये दोनों रेज तो एक दूसरे से काफी फासले पे हैं, ये तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। और अगर हम इसे फर्दर आगे की तरफ लेके चलते जाएं तो ये रेज तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो जब ये दूर जा रही हैं तो ये तो मिल नहीं सकती। तो अगर इनको मिलते हुए देखना है तो हमें इनको प्रोट्रूड करना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम इन रेस को आगे की तरफ प्रोट्रूड करा देते हैं और जिस जगह पे ये दोनों रेस प्रोट्रूड होने के बाद मिलती हैं वहां पे हमारा इमेज बन जाता है। अब इस केस में जो हमारा इमेज बन रहा है वो इमेज कुछ इस जगह पे
इस तरह से करके ये हमारे पास स्टूडेंट्स इमेज बन जाएगा। ये हमारा वो वाला इमेज है जो हमारे आई पीस ने बनाया, जिसमें ऑब्जेक्टिव का इमेज एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा था। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे भी लेबल करना चाहें तो हम देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें नजर आ रहा है, ये डिस्टेंस है आई पीस के लिए पड़े हुए ऑब्जेक्ट का आई पीस से डिस्टेंस। असल में ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये इमेज था हमारे ऑब्जेक्टिव का, लेकिन आई पीस के लिए तो ये खुद से ऑब्जेक्ट है। तो फिर अगर हम सिर्फ आई पीस को कंसीडर कर रहे होंगे तो ये ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा, और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है ये हमारे ऑब्जेक्ट का आई पीस के साथ डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हम स्मॉल ई इसके सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं, जो हमें ये बताएगा कि डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के आई पीस के ऑब्जेक्ट का है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास आई पीस का इमेज बन रहा है। तो इमेज का अगर लेंस के साथ हम लोग डिस्टेंस देखें तो वो ये वाला डिस्टेंस बनेगा, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के साथ, और यहाँ पे क्यू के साथ हम लोग ई लगा देंगे, यानी ये आई पीस के लिए है। अब स्टूडेंट्स अगर हम एक और चीज देखें कि एक लेंस हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, एक आई पीस है, अगर इन दोनों लेंसेज के दरमियान वाले फासले की बात करें, ये जो अभी आपके सामने ड्रॉ किया जा रहा है, तो दो लेंसेज के दरमियान वाला जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं कैपिटल एल के साथ। तो अगर ऊपर देखें तो कैपिटल एल बेसिकली ये फासला बन रहा है क्यू नॉट प्लस पीई के बराबर, क्यू नॉट प्लस पीई। क्यू नॉट और पीई को ऐड करें तो हम इस फिगर में से देख सकते हैं कि ये तो हमारे पास एल के बराबर बन रहा है, क्योंकि देखें यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास है क्यू नॉट, और फिर यहां से लेके यहां तक ये है हमारे पास पीई। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमें तो ये डिस्टेंस एल ही फाइंड आउट करना था। तो अगर मैं कहूं कि एल जो यहाँ पे हमने टू फाइंड में लिखा हुआ है ये इक्वल है क्यू नॉट प्लस पी ई के, तो स्टूडेंट्स ये बात बिल्कुल ठीक होगी, ये गलत नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम एल को फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग क्यू नॉट और पीई को फाइंड आउट करके इन दोनों का सम करेंगे तो हमें एल मिल जाएगा, दोनों लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये फिगर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें यहाँ पे कि क्यू नॉट प्लस पीई ये हमारे पास दो लेंसेज के डिस्टेंस के बराबर होता है अगर हम इस तरह से माइक्रोस्कोप बनाएं जिसमें एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस है। हमें पता है कि जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास होता है इसकी फोकल लेंथ कम होती है ताकि हम ऑब्जेक्ट को इसकी फोकल लेंथ से बाहर रख सकें, और जो आई पीस है इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है ताकि हमारा जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्टिव का वो इसकी फोकल लेंथ के अंदर बने ताकि हम उसे ज्यादा मैग्नीफाई करके यहाँ पे देख सकें। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये कैलकुलेशन की किस तरह से जा सकती है। हम हेडिंग बनाते हैं कैलकुलेशंस की। अब इस कैलकुलेशन में अगर हम लोग देखें तो हमें सबसे पहले जो चीज़ याद करनी है जिसका हमें पता होना चाहिए वो है स्टूडेंट्स हमारे पास लेंसेज इक्वेशन जो हम लोगों ने सीखी है, और वो किसके बराबर होती है हमें पता है। वी नो दैट 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q। ये इक्वेशन होती है जो फोकल लेंथ और हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंसेस को आपस में रिलेट करती है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स अभी हम सिर्फ कंसीडर करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को, तो अगर ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करेंगे तो हम इन सबके सबस्क्रिप्ट में वो लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस और ऑब्जेक्टिव के इमेज से डिस्टेंस, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 over f नॉट इज इक्वल टू 1 over p नॉट प्लस 1 over q नॉट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग q नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे ताकि हम लेंथ को फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स अगर हमें q नॉट यहाँ से फाइंड आउट करना है तो ये जो इक्वेशन है हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, और उस रीअरेंजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग q को एक तरफ रहने देंगे
और बाकी सारी टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1/Q0 ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। 1/F0 पहले से पड़ा हुआ था और जब P दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस का 1/P0 ये उस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यूज हैं, हम इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो 1/Q0 इज इक्वल टू 1/F0 और F0 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे 10, जो हम वैल्यू लगा देते हैं माइनस 1/P0 और इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 10.5। तो ये दोनों वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका इन दोनों वैल्यूज का यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, हम इसे सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो एलसीएम लेंगे तो हमें पता है एलसीएम में दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती होती हैं। तो 10 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 10.5 के साथ और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10.5 माइनस 10, ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और फिर इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास आएगा वो 0.5 बच जाएगा, क्योंकि 10.5 में से 10 माइनस कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में जब 10 को 10.5 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पे इस केस में 105, कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, ये हमारे पास बराबर आ रहा है 1/Q0 के इक्वल आ रहा है। और स्टूडेंट्स फिर अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि हमें तो Q फाइंड आउट करना है, हमें Q0 फाइंड आउट करना है, 1/Q0 नहीं चाहिए। तो अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो Q0 हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 105 न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो 0.5 है हमारे पास ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और फिर जब 105 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 210 ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए हमारे दोनों वैल्यूज जो थी वो मिलीमीटर्स में थी, तो ये जो आंसर हमारे पास आएगा ये भी हमारे पास मिलीमीटर्स में आएगा। तो ये इस वक्त हमें 201 मिलीमीटर मिल गया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त Q0 को। तो स्टूडेंट्स एक चीज तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली Q0। अब हमें आगे चलना है और हमें देखना है कि हम किसी तरह से PE भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब PE हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो फिर जाके बेसिकली हमारे पास ये लेंथ जो है दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है लेंसेज के वो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग दोबारा से यूज करेंगे हमारी जो लेंसेज इक्वेशन है। हमें पता है वी नो दैट इस केस में हमें पता है, बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे 1/F इज इक्वल टू 1/P और फिर प्लस 1/Q। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे आई पीस के लिए। तो आई पीस में सबके सबस्क्रिप्ट में हम लोग लिख देंगे E, क्योंकि ये फोकल लेंथ भी आई पीस की है और ये सारी चीजें हमारे पास आई पीस के लिए आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स इस केस में 1/F इज इक्वल टू 1/PE प्लस 1/QE हमारे पास ये बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर जिस साइड पे हमारे पास किसी भी लेंस के ऑब्जेक्ट पड़ा हो और उसी साइड पे इमेज भी बन जाए, जैसे यहाँ पे आई पीस के लिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था और ये इसका इमेज बन रहा है, तो लेंस के जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसी साइड पे उसका इमेज बन रहा है। तो इस केस में जो इमेज है वो वर्चुअल कहलाता है और जो वर्चुअल इमेज होता है उसके लिए हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। और इस केस में फिर हमारे पास जो QE है ये माइनस का आएगा, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्योंकि एक वर्चुअल इमेज बन रहा है तो वर्चुअल इमेज के केस में 1/FE इज इक्वल टू 1/PE माइनस 1/QE। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन बन जाएगा। यहाँ पे ही स्टूडेंट्स हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट भी आएगा। हमें पता है कि हमारे पास जो इमेज बनता है
इस केस में वो नियर पॉइंट पे बनता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है। तो इसका मतलब है हमारा जो QE है, यानी ये जो इमेज बन रहा है, बेसिकली ये इमेज बन रहा होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी ये DE पे बन रहा होता है। और हम इसको फिर थोड़ा सा मॉडिफाई और भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/FE ये इक्वल होता है 1/PE माइनस 1/D। और स्टूडेंट्स D की वैल्यू तो हमें पता है, ये तो 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है। और फिर यहाँ से अगर हम लोग 1/PE को सेपरेट करना चाहें तो ये रिलेशन हमारे पास थोड़ा सा और बदल के भी लिखा जा सकता है। हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/PE, PE को एक तरफ रहने देंगे, बाकी सारी टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास 1/FE पहले से लिखा हुआ था और इसको उठा के दूसरी तरफ अगर ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा 1/DE। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो 1/PE ये स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर आएगा 1/FE, और FE की वैल्यू हम लोगों को पता है 25 मिलीमीटर है। हम इसकी जगह इसकी वैल्यू 25 सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्लस 1/D, और D जो है यहाँ पे हमें पता है कि वो तो होता ही 25 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 25। लेकिन स्टूडेंट्स ये याद रखना है, हमारे पास जो D है ये 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे जो D की वैल्यू है ये 25 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे पास ये जो वैल्यू FE की है ये मिलीमीटर में लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स हमें इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हमें पता है कि 25 सेंटीमीटर्स को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसे हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 250 मिलीमीटर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो D की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे वो 25 नहीं बल्कि 250 मिलीमीटर होगी। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। स्टूडेंट्स इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है, वही जैसे हमने पहले किया था। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 250 के साथ, और फिर जो न्यूमरेटर है यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 250 प्लस 25, और फिर हम अगर इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 250 प्लस 25 ये हमारे पास आ जाएगा 275, और अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाता है 6250। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा कुछ इस तरह से। लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है PE, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लेना चाहिए, और वो फिर रेसिप्रोकल कुछ इस तरह से लिया जा सकता है कि PE इज इक्वल टू 6250 डिवाइडेड बाय 275, तो ये आ जाएगा। और फिर जब हम इसे डिवाइड करते हैं 6250 को 275 के साथ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आता है 22.72 मिलीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी चीज आ गई जिसको हम फाइंड आउट करने जा रहे थे यहाँ पे, जो कि है इस केस में हमारे पास PE। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली तो हमने Q0 और PE को इसलिए फाइंड आउट किया ताकि हम L फाइंड आउट कर सकें। तो फिर स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं, तो हम फिर L फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, सो नाउ हम यूज करेंगे वही इक्वेशन, L इज इक्वल टू Q0 प्लस PE, और ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास Q0 जो है हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 210, और P0 हमने अभी फाइंड आउट किया जिसकी वैल्यू है 22.72। तो हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी, और वो आएगी 232.72 मिलीमीटर।
या स्टूडेंट्स अगर हम इसे थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये हमारे पास 233 मिलीमीटर कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने अभी फाइंड आउट किया ये L है, और फिगर से भी हमें नज़र आ रहा है ये जो L है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला हिस्सा था इस क्वेश्चन का जिसमें हमने दोनों लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिए। अब इसकी मैग्निफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है सेकंड हिस्सा इसका, जो कि है मैग्निफिकेशन। हमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, हम लोगों ने सीखा था कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप होती है उस माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है हम उसे कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होती है, ये प्रोडक्ट होती है हमारे पास दोनों लेंसेज की इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस का। यानी ये जो M हमारे पास लिखा हुआ नजर आ रहा है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। यानी ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन को आईपीस की मैग्निफिकेशन के साथ मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो फिर हमारे पास माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन आती है। तो स्टूडेंट्स इसको फिर अगर हम जनरलाइज करके लिखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी ये जो मैग्निफिकेशन है ये MO यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब मैग्निफिकेशन होती क्या है, मैग्निफिकेशन तो हमने देखा था कि डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब इस केस में हमारे पास अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के इमेज का डिस्टेंस जो कि Q0 है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसके डिस्टेंस के साथ जो कि P0 है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह से रेशियो आ जाएगी। और फिर जो आईपीस है तो आईपीस के लिए हम फिर इसे आईपीस के दोनों जो फैक्टर्स हैं उनकी रेशियो से निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब ये वैल्यूज़ तो हमारे पास मौजूद हैं, हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले Q0 स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है 210, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम लोग 210। और जो P0 है हमारे पास ये तो गिवन था हमारे पास 10.5, तो हम इसकी वैल्यू भी यहाँ पे लिख देते हैं 10.5। एक तो हमारे पास ये आ गया। तो स्टूडेंट्स दूसरा देखें QE/PE। जो QE है हमने देखा था कि जो हमारा फाइनल इमेज बन रहा है वो तो लीस्ट डिस्टेंस पे बनता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, जो कि 25 है। और फिर हमने एक और चीज़ भी देखी थी कि इसके साथ क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है तो ये नेगेटिव का साइन लगाते हैं, तो इस केस में हम यहाँ भी नेगेटिव लिख सकते हैं और हमारे पास ये आ जाएगा -250, जो यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी लिखा हुआ था कि -250 मिलीमीटर। और जो PE है यहाँ पे ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था पहले 22.72, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं डिनोमिनेटर के अंदर 22.72। तो ये कुछ इस तरह का रिलेशन हमें बनता हुआ नजर आएगा। अब हम इसे सॉल्व करके मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसके न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 210 मल्टीप्लाइड बाय -250, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 52500 इसके बराबर आ जाएगा। और अगर हम डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 238.56, ये वाला आंसर आ जाएगा। और फिर जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से डिवीजन के बाद जो आंसर मिलेगा वो ऑलमोस्ट -220 इसके बराबर हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस केस में हमारी जो माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन 220 टाइम्स है, इतनी मैग्निफिकेशन है। और स्टूडेंट्स यूनिट कोई नहीं लिखा, आपको पता है मैग्निफिकेशन टाइम्स में बताई जाती है, इतने टाइम्स है। दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की डिवीजन होती है इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। और जो नेगेटिव का साइन हमें नज़र आ रहा है ये क्या बता रहा है कि इमेज इज़ वर्चुअल, इसको आपने लाजमी आखिर में मेंशन करना है, लिखना है। नेगेटिव साइन indicates
indicates that the image formed is virtual। जो इमेज हमारे पास बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों चीजें जो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, मैग्निफिकेशन भी और दोनों लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस भी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ, जो कि है 10.2 स्टेटमेंट और फिगर आपके सामने मौजूद है। 10.2 है, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल and angle of entry for an optical fiber having core of refractive index 1.50 and cladding of refractive index 1.48। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई ऑप्टिकल फाइबर हो, जैसे कि यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर बताया गया है जो कि एक स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है जिसके सेंटर में कोर है और इसके बाहर एक क्लैडिंग मौजूद है जिसमें कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास जब लाइट एंटर होगी तो उसको किस खास एंगल पे एंटर करेंगे ये हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले जो डाटा चाहिए जो गिवन है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। गिवन डेटा, जो डेटा मौजूद है इस क्वेश्चन के अंदर वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें बताया गया है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे n के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन केस ऑफ कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें बता दिया गया है, n1 के साथ उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है और वो है 1.50, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास फिगर में भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह जो हमारे पास क्लैडिंग है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता दिया गया है। क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे रिप्रेजेंट करते हैं n2 के साथ इस केस में, और वो है हमारे पास 1.48। ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जिसे n2 के साथ रिप्रेजेंट किया गया। अब स्टूडेंट्स ये दो चीजें गिवन है और जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे एक, तो हमें फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल। जो क्रिटिकल एंगल है उसे हम लोग रिप्रेजेंट किया करते हैं थीटा सी के साथ, ये हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरा एंगल ऑफ एंट्री, एंगल ऑफ एंट्री जिस एंगल से हमने इसे एंटर किया है, यानी ये जो एंगल स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये जो एंगल नजर आ रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है एंगल थीटा के साथ, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और फिर इसको समझते हैं और साथ में कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले देखिएगा, हम पहले अंदर की बात करते हैं, एंट्री वाले एंगल को बाद में देखते हैं, पहले क्रिटिकल एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को पता है जो हमारा स्नेल्स लॉ है वो रिलेशन है एंगल्स के दरमियान और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के दरमियान। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होता है साइन ऑफ एंगल थीटा के साथ वो कांस्टेंट होता है, ये हमारे पास स्नेल्स लॉ है। अब स्टूडेंट्स अगर इस केस में देखें तो हम लोग क्रिटिकल एंगल की बात करें, हम लोग जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल तो वो एंगल होता है जिस एंगल पे हमारी जो रे है वो 90 डिग्रीज पे
मूव कर जाती है। अब इस केस में अगर हम लोग देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रे आती है यहाँ से, और इस पे जब वो क्लैडिंग से पास करती है तो वो 90 डिग्रीज के एंगल पे कुछ इस तरह से आगे की तरफ चली जाती है। अब अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि हमारा जो θ1 है, लेट्स सपोज वो क्रिटिकल एंगल है। तो अगर θ1 क्रिटिकल एंगल है तो हमारी जो रे है उसने 90 डिग्रीज पे जाना है। तो जो θ2 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वो θ2 खुद ब खुद बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 90 डिग्रीज पे, क्योंकि क्रिटिकल एंगल होता ही वो है जिसपे θ2 90 डिग्रीज के इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर ये वाला सिनेरियो हमारे पास आए तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी बदल जाएगी, जिसमें हमारे पास आ जाएगा n1 साइन θ1 की जगह पे हम लोग लिख देंगे θc, और n2 को इसी तरह लिखा रहने देंगे, और जो θ2 है उसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे 90 डिग्रीज। और हमें पता है साइन 90 जो है वो इक्वल होता है 1 के, तो साइन θc इज इक्वल टू n2 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि साइन 90 1 के बराबर होता है। और फिर यहाँ से अगर हमें फाइंड आउट करना है साइन θc, तो स्टूडेंट्स वो बराबर आ जाएगा n2 डिवाइडेड बाय n1, हम इस तरफ ले जाएंगे। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास n2 और n1 दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं, वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो साइन θc ये हमारे पास आ जाएगा 1.48 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1.50, कुछ इस तरह का रिलेशन यहाँ पे हमें बनता हुआ नजर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है θc, और θc फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका इन्वर्स चाहिए। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 1.48 को हम लोग डिवाइड करते हैं 1.50 से, तो हमारे पास आंसर आता है 0.98 और 7। और फिर स्टूडेंट्स अगर हमें θc चाहिए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, θc इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.987, कुछ इस तरह का रिलेशन बन जाएगा। और फिर अगर हम इसका इन्वर्स लेते हैं कैलकुलेटर से और आंसर निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स 80.6 डिग्रीज, 80.6 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास यहाँ पे 80.6 डिग्री आया ये हमारा क्रिटिकल एंगल है, यानी इससे बड़े अगर एंगल की हम लोग बात करें तो इससे बड़े एंगल पे हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाती है। हमारी जो रेज हैं वो अंदर ही रह जाती हैं, वो फिर रिफ्रैक्ट होके बाहर नहीं जाती। तो स्टूडेंट्स अब हमें θc की वैल्यू पता चल गई जो कि क्रिटिकल एंगल यहाँ पे मौजूद है। अब हमें अगली चीज जो फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, वो इस केस में फाइंड आउट करनी है एंगल ऑफ एंट्री। किस एंगल पे हमारी ये रे इसके अंदर एंटर कराएंगे हम लोग तो क्रिटिकल एंगल तक पहुंचेगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहले ये देखिएगा जरा, हमें जो फिगर नजर आ रही है इस फिगर में अगर हम इस एंगल की बात करें जो मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना होगा। अगर आप याद करें हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास इस तरह से दो पैरेलल लाइंस मौजूद हों और फिर हम एक ऐसी लाइन लगाएं जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करे, तो अगर इस एंगल को हम लोग कोई नाम दे दें, लेट्स सपोज अल्फा, तो जो ये वाला एंगल हमारे पास बनता है ये भी एंगल हमारे पास अल्फा होना चाहिए। दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं। इसी चीज को अगर हम लोग सामने देखें तो ये एंगल अगर हमने थीटा प्राइम कहा हुआ है तो ये भी तो उसी तरह की एक फिगर बन रही है जो Z टाइप की अरेंजमेंट बनती नजर आ रही है। तो अगर थीटा प्राइम है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास यहाँ पे थीटा प्राइम के बराबर होना चाहिए। और स्टूडेंट्स अब अगर इसको थोड़े और हम देखें तो ये जो टोटल एंगल है यहाँ पे, ये नॉर्मल और ये जो हमारे पास क्लैडिंग है, इनके दरमियान वाले अगर एंगल की बात करें, यानी यहाँ से लेके ये वाला जो एंगल हमारे पास है, ये एंगल तो 90 डिग्रीज का एंगल बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। और फिर अगर 90 डिग्रीज में ये वाला जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो, तो हम अगर इस क्रिटिकल एंगल को 90 डिग्री में से माइनस करें तो हमें थीटा प्राइम मिल जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं फ्रॉम फिगर, ये जो फिगर हमें नजर आ रही है,
अगर हम इस फिगर का एनालिसिस करें तो हम लोग कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास जो थीटा प्राइम है, ये थीटा प्राइम हमें नजर आ रहा है किसके बराबर है, 90 डिग्रीज माइनस थीटा सी। क्रिटिकल एंगल को अगर हम माइनस करें 90 डिग्रीज में से तो हमारे पास थीटा प्राइम आ जाता है स्टूडेंट्स। तो इसको फिर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं थीटा प्राइम को। तो ये थीटा प्राइम हमारे पास आएगा 90 डिग्रीज और क्रिटिकल एंगल हम लोगों ने पहले से फाइंड आउट कर लिया था जो कि 80.6 डिग्रीज के इक्वल है। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें थीटा प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी जो कि इस केस में हमारे पास आ रही है 9.4 डिग्रीज। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया थीटा प्राइम, यानी ये वो एंगल है जिस एंगल पे हमारी जो रे है जब वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एंटर हुई थी तो वो मूव कर रही थी। अब स्टूडेंट्स दोबारा से अगर हम लोग स्नेल्स लॉ को अप्लाई करें, लेकिन अब इस जगह पे स्नेल्स लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे कि जो रे बाहर से एंटर हुई थी, तो बाहर एयर है और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर नहीं भी लिखा होगा स्टूडेंट्स तो हमें याद होना चाहिए कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो स्टूडेंट्स इस केस में अगर इस एंगल की बात करें तो ये थीटा लिखा हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो दोबारा से अगर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करें यहाँ पे यूजिंग स्नेल्स लॉ, हम लोग कह सकते हैं n साइन ऑफ एंगल थीटा। ये स्टूडेंट्स हमने एंगल थीटा ले लिया और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ले लिया। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है। अब इसके अंदर जब एंटर हुआ तो ये कोर के अंदर एंटर हुआ है और फिर हम दोनों केसेस कोर के लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं n1 और साथ में साइन ऑफ एंगल थीटा प्राइम, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल हमारे पास बन रहा था वो थीटा प्राइम बन रहा था। तो स्टूडेंट्स हमें एंगल ऑफ एंट्री यानी थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन थीटा को एक तरफ रहने देते हैं और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो साइन ऑफ एंगल थीटा हमारे पास कुछ ऐसे आएगा n1 साइन थीटा प्राइम डिवाइडेड बाय n। ये जो n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ लेके डिवाइड हो गया, सारी चीजें अब हमारे पास मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। n1 जो हमारे पास है उसकी वैल्यू हमें पता है लिखी हुई है बिल्कुल स्टार्टिंग पे 1.50। तो इसकी वैल्यू लगा देते हैं 1.50 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्राइम जिसकी वैल्यू है 9.4 डिग्रीज और ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास n के साथ जिसकी वैल्यू है 1। तो ये साइन ऑफ एंगल थीटा यहाँ पे हमारे पास जब हम साइन 9.4 को 1.5 के साथ 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आता है 0.2445। और फिर अगर हमें थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.2445 और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो आएगा इसका आंसर साइन इनवर्स 0.2445 ये आ जाएगा 14.2 डिग्रीज। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो लाइट सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एंटर हुआ है वो क्रिटिकल एंगल पे जाए और आगे मूव करता चला जाए तो हमारा जो एंगल ऑफ एंट्री है वो 14.2 डिग्रीज होना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 की एग्जाम्पल्स को समझा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।